गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर कंटिन्यूशन में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आज हम सीखेंगे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो विद एडजस्टमेंट है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड में जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आता है जिसमें एडजस्टमेंट्स भी कुछ गिवन हो। तो बेटा 13 अप्रैल से लेकर के अब तक जितने भी हमने पॉइंट्स इससे रिलेटेड डिस्कस किए हैं वो सभी पॉइंट्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है और उससे रिलेटेड जिस भी अकाउंट की नीड हो वो अकाउंट आपको बना लेना है। जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन है टैक्स मेड से रिलेटेड या टैक्स पेड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, प्लस आप देख रहे हो कि अगर बैलेंस शीट में भी प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस गिवन है तो आपको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना होगा। लाइकवाइज फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट आती है जैसे परचेज, सेल या डेप्रिसिएशन तो आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट या इंटेंजिबल एसेट अकाउंट भी बनाना हो सकता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में नीड है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी कैलकुलेशंस आपको करनी होगी। और अगर डिविडेंड से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई परसेंटेज है तो वो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। इतना करने के बाद अब आपको वर्किंग नोट बनाना है एक एनपीबीटी का, जिसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपका फाइनल वर्किंग नोट होता है। जब आपका ये एनपीबीटी कैलकुलेट हो जाता है, ये कैसे कैलकुलेट करना है आपको पहले जो वीडियोस बताए हुए हैं बेटा उनमें इसकी सारी की सारी डिस्कशन है, वहाँ से आप इसे दोबारा देख लेंगे। एनपीबीटी को कैलकुलेट करने के बाद अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है। इस फॉर्मेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। जैसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को और फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को। इन तीनों एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने के बाद फाइनल स्टेप आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंसेस के साथ कंप्लीट करना है, जिससे आपका आंसर भी टैली हो जाता है। ये सारी की सारी जितने भी डिस्कशंस हैं ये सभी पहले भी कंप्लीट आपकी हो चुकी हैं। बस यहाँ पर अब हमने कंपाइल करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड कि आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2020 की और आपको इसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। डाटा बेटा आपको 2 ईयर के गिवन है, एक तो 20 के और दूसरा 19 के। पहले करंट ईयर के बैलेंसेस गिवन होते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस गिवन होते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका यही है। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो 19 से 20 की तरफ आपको मूव करना है। अब 1 बाय 1 पहले हम हर आइटम को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करना है वो करेंगे। अब देखो बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में शेयर होल्डर फंड के अंडर में आपके पास आ रहा है शेयर कैपिटल। इक्विटी 4 लाख से हो गई है 6 लाख, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो ये आपका फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा क्योंकि अमाउंट आ रहा है, इनफ्लो हो गया। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L है, तो ये आपका कहाँ काम आएगा, एनपीबीटी को कैलकुलेट करते समय। इसके बाद बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात आती है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आपकी जो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो रिड्यूस हो रही हैं, तो इट मीन्स इनकी रीपेमेंट हो रही है, ये आपका फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। फिर आपके पास है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ पहले से कम हो रही हैं तो ये भी आपकी रीपेमेंट है, इसको भी आपने माइनस कर देना है फाइनेंसिंग में। देन ट्रेड पेएबल है। ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी, आपको पता है कि जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, जो कि जैसे डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करते हैं और उसी का अपोजिट माइनस कर देते हैं। तो ये जो ट्रेड पेएबल्स में डिक्रीज़ हो रहा है इसको आपने वहाँ पर माइनस कर देना है। इसके बाद आपको गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, इसका नोट गिवन है। जिसका भी नोट गिवन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नोट से देखनी है। अब आप देख रहे थे कि बैलेंस शीट वो कंप्लीट नहीं हुई एक पेज पर, उसका एक पार्ट वहाँ था, अब एक पार्ट ये नेक्स्ट पर आपको दिखाई दे रहा है एसेट्स है।
बेटा इट वुड बी बेटर अगर आप इस क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करते चलें, क्योंकि जब आपके पास बैलेंस शीट और पूरा क्वेश्चन सामने होगा तभी आगे का सॉल्यूशन आपको समझ आ पाएगा। तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आपके पास है 6 लाख और 6 लाख। अभी इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ऐसा हो सकता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन हो तो हमें इससे रिलेटेड अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर इनटेंजिबल एसेट है पेटेंट्स, जो कि कम हो रही हैं। इट मीन्स कि अमोर्टाइजेशन है और अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है। इसके बाद आपको गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आपकी पहले से इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा क्योंकि ये आउटफ्लो हो गया। फिर आपको करंट एसेट्स में गिवन है इन्वेंट्रीज आपकी इंक्रीज हो रही हैं। इंक्रीज इन इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं। इसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी माइनस हो जाएंगे। लेकिन जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो किस में काम आएगा? फाइनल स्टेप के टाइम। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसमें गिवन है नोट्स टू अकाउंट्स। आप देख रहे थे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के साथ नोट नंबर लिखा हुआ था 1। ये वही 1 नंबर का नोट्स टू अकाउंट्स है जिसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है करंट ईयर के 70,000 और प्रीवियस ईयर के 40,000। इससे रिलेटेड आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो, लास्ट में लिखा है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोवाइडेड गिवन है बेटा, ये ध्यान रखेंगे अकाउंट बनाते समय। तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है और बैलेंसेस भी गिवन है। फिर इसके बाद ये जो नोट गिवन है बीच में, डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर्स, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है 2019 और 2020 का रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स 60,000 19 का है और 80,000 2020 का है। अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? करंट ईयर वाले को इग्नोर करते हैं और प्रीवियस ईयर वाले को एनपीबीटी में ऐड भी करते हैं और फाइनेंसिंग में से माइनस भी करते हैं। फिर आपको इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है नंबर 1, बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर ₹75,000। 75,000 की बिल्डिंग परचेज की। बिल्डिंग कौन सी एसेट है? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का बैलेंस आपको गिवन है तो आपको टेंजिबल एसेट अकाउंट ब्रैकेट में बिल्डिंग लिख करके बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद एक पुरानी बिल्डिंग थी, द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज 63,000, जिसकी बुक वैल्यू 63,000 थी। यहाँ पे बुक वैल्यू गिवन है बेटा, इसका मतलब कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद ये वैल्यू गिवन है। तो 63,000 वाली बिल्डिंग 5,000 के लॉस पर बेच दी। मीन्स कितने में बेच दी? 58,000 में सेल कर दी। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम मूव करते हैं, यहाँ तक बेटा हमारा क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले आपको बनाना है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट, क्योंकि ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट है करंट लायबिलिटी है। तो क्रेडिट साइड में आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान दो, ओपनिंग बैलेंस 40,000 थे, क्लोजिंग बैलेंस 70,000। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होते हैं और क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 70,000। इसके अलावा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था टैक्स प्रोवाइडेड 80,000। टैक्स प्रोवाइडेड यानी इतना प्रोविज़न मेड किया ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविज़न बनाया, तो वो क्रेडिट साइड में आ गया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। टैक्स प्रोवाइडेड 80,000। क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड के टोटल का डिफरेंस लेंगे, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा टैक्स पेड। जो टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस हो जाएगा और ये जो टैक्स प्रोवाइडेड है, जिसे हम मेड भी कह सकते हैं, ये NPBT में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको अकाउंट बनाना है बिल्डिंग अकाउंट। ये कौन सी वैल्यू पे बन रहा है? नेट वैल्यू पर। नेट वैल्यू पे क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस नहीं है। टेंजिबल एसेट अकाउंट के दोनों बैलेंसेस आपको 6 लाख गिवन थे क्वेश्चन में। आई होप सो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, वहाँ से आप देख लो। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी 6 लाख और बाय बैलेंस कैरी डाउन भी 6 लाख, क्योंकि बिल्डिंग ही है ओनली इन्फॉर्मेशन, तो यही आपका टेंजिबल एसेट अकाउंट है। इसके अलावा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है बिल्डिंग परचेज्ड। ये जो बिल्डिंग परचेज की, इससे बिल्डिंग के बैलेंस इंक्रीज हो गए, डेबिट साइड में आ गया टू बैंक अकाउंट परचेज। फिर ये जो बिल्डिंग सेल की थी 63,000 वाली 5,000 के लॉस पर 58,000 में लॉस हो गई, तो बाय बैंक अकाउंट 58,000 और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 5,000। यहाँ से अगेन क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस लेना है, तो बैलेंसिंग फिगर में आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन 12,000 रुपीज़।
अब इसके बाद आपको फाइनल वर्किंग नोट बनाना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लिए नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो कि बैलेंस शीट में आप देखिए 2 लाख और 1 लाख गिवन है, उसका डिफरेंस 1 लाख आ गया। यहाँ पर 3 आइटम्स ऐड होती हैं बेटा, एडजस्टमेंट होती हैं 3 आइटम्स की, टैक्स, रिजर्व और डिविडेंड। इस क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स, जितना ड्यूरिंग द ईयर बनाया, जो टैक्स प्रोवाइडेड है, देखो आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में 80,000, ये 80,000 यहाँ पे आ गया। और प्रपोज डिविडेंड, मैंने आपको बताया था कि करंट ईयर का कुछ भी नहीं करना, प्रीवियस ईयर वाले को आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे करंट ईयर का 80,000 था, प्रीवियस ईयर 60,000, इसलिए ये 60,000 रुपीज़, इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये NPBT कैलकुलेट हो गया। यहाँ तक आपके वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेना है। तो वो फॉर्मेट बेटा आप तो एक ही पेज पर बड़ा सा फॉर्मेट बना देंगे, मैंने अभी ये छोटा सा प्रिपेयर किया है क्योंकि फिर स्लाइड वाइज दिखाऊंगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसके अंडर में पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 2,40,000। देखो ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड, और वो भी आपको अपने फॉर्मेट से याद है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो पेटेंट्स की अमोर्टाइजेशन हुई जो हमें ऐड कर देनी है, और ये जो बिल्डिंग अकाउंट बनाया था इसमें लॉस ऑन सेल और डेप्रिसिएशन, ये 2 आइटम्स थी, ये दोनों की दोनों आइटम्स यहाँ पर ऐड हो गई। लेस वाली कोई भी आइटम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो स्टेप आपको नहीं करना उस स्टेप को स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ और आपने ध्यान दी, कुछ पोर्शन ब्लैक से सॉल्व है, कुछ रेड से है। बेटा जितना आपका पहले सॉल्व हो गया है वो मैंने यहाँ पर ब्लैक से कर दिया है, और जो न्यूली एडेड पोर्शन है वो रेड से किया है। आगे सभी स्लाइड्स में ऐसे ही आपको दिखेगा ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट हो चुका है 2,62,000, वहाँ तक तो सेम पोर्शन है। अब इसमें ऐड करना होता है बेटा डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, और लेस करते हैं इसी का अपोजिट इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पर ये 4 स्टेप्स होते हैं, एक एक करके स्टेप सॉल्व कर रहा है। ऐड वाले दोनों स्टेप्स इस क्वेश्चन में नहीं है तो उसे हमने स्किप कर दिया, लेस वाली आइटम्स पे आ गए। पहले हमने लिखा लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, आप अपनी बैलेंस शीट में देखो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दोनों में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर लेस कर देंगे। 5,000 इन्वेंट्री के, 75,000 ट्रेड रिसीवेबल, दोनों मिलाकर के हो गया 80,000, इसमें से माइनस कर दिया। अब हम मूव करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की तरफ। करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये भी आपका माइनस हो गया। ट्रेड पेएबल 15,000 का माइनस कर दिया, यहाँ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें इसमें से ओनली क्या माइनस करना है, टैक्स पेड। तो यहाँ भी आप देखो बेटा जितना आपका कैलकुलेट हो चुका है 1,67,000 तक का, वो सारा ब्लैक से लिख दिया। अब इसमें हम लेस कर रहे हैं टैक्स पेड 50,000, तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1,17,000 आ गया, जो कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहली एक्टिविटी है, ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब हमने कैलकुलेट करनी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब क्योंकि ऑपरेटिंग आ चुका है तो ऑपरेटिंग के आंसर को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1,17,000। फिर आपको बता रही हूँ बेटा आपने ये सबका सब एक ही पेज पर करना है, सिर्फ मैं इसे अलग अलग पर कर रही हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एक बिल्डिंग की आइटम थी और एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग का बेटा आपने अकाउंट बनाया था तो इसे एक बार अकाउंट से देख लीजिए। अकाउंट में आपके पास ये 75,000 की परचेज थी, ये माइनस हो जाएगी, 58,000 की सेल थी, ये प्लस हो जाएगी। ओनली ये 2 आइटम्स हैं, तो ये आपने यहाँ पर परचेज और सेल लिख दिया। 58,000 की सेल और परचेज ऑफ बिल्डिंग 75,000। इसके अलावा आप बैलेंस शीट में देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी बेटा जो 75,000 की इंक्रीज हो रही थी, तो वो आपकी परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गई 75,000। इन तीनों को मिलाकर सॉल्व कर लिया तो ये आ गया
क्योंकि माइनस में आया है, नेगेटिव फिगर है, इसलिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर पॉजिटिव होता तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लिखते, क्योंकि माइनस में है इसलिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट रह गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए देखो, अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ब्रैक से लिख दिया है 92,000। अब फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। फाइनेंसिंग में आप अपनी बैलेंस शीट में चेक करो, शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स इनफ्लो आइटम हो गई, रीपेमेंट हो रही है दो, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की, एक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की। 1 लाख की लॉन्ग टर्म बोरिंग और 10,000 की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, दोनों माइनस कर दी। और डिविडेंड की पेमेंट जो आपको नोट्स टू अकाउंट्स के बाद नीचे गिवन था, करंट ईयर का 80,000 था, मैंने कहा था उसे इग्नोर करना है, और प्रीवियस ईयर का 60,000 उसे एनपीबीटी में ऐड भी करना है और फाइनेंसिंग में से माइनस भी करना है। तो ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर माइनस हो रही है। ये आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों आपको क्लियर हो गए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद फाइनल स्टेप की हम बात करते हैं। जब ये तीनों हमारे पास आंसर आ गए, 1,17,000 ए आंसर हो गया ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग माइनस का 92,000, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 30,000 प्लस का। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को हमने प्लस कर देना है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसलिए लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो यहाँ पे लिख देते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 55,000 आ गया। अब इसमें हमने ऐड किया ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब ये ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट आप बैलेंस शीट में देखो बेटा, जो ओपनिंग वाली इंफॉर्मेशन है प्रीवियस ईयर की, ये 30,000 आप ऐड करोगे उसी 55 में तो ये 85 क्लोजिंग के इक्वल आ जाएगी। तो ये लास्ट स्टेप में देख लीजिए, 30,000 में ये 55,000 जो कैलकुलेट हुआ था ऐड हो गया तो ये आ गया 85,000। ये आपका फाइनल स्टेप हो गया। आई होप सो कि आपको ये सभी स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। बेटा आप जो अपनी नोटबुक में सॉल्व कर रहे हैं या करेंगे, ये आपका पूरे पेज पर इस तरीके से आएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ से आपको ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन ये इसी तरीके से आपका फुल पेज पर आएगा। आप अपने इलस्ट्रेशंस की हेल्प ले सकते हैं इसको देखने के लिए, समझने के लिए। वर्किंग नोट्स बनाने के बाद इस तरीके से आपने अपने पेज पर इसे सॉल्व कर लेना है। ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया।